नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है बच्चे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 5 केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। क्लास 10 का है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक क्लास 10 में चलता है बच्चे, 9th-10th में तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये चलता है ऑल ओवर द इंडिया। ओके, तो सभी बच्चों को चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, किसी बोर्ड से हो, तो जो क्वेश्चन बनता है, मेन क्वेश्चन बनता है बच्चे एनसीईआरटी के बुकलेट से ही बनता है। कभी कभी तो डायरेक्ट जो एनसीईआरटी के अंदर में जो क्वेश्चन सब वगैरह दिया रहता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है आपके जो बोर्ड पेपर है उसमें छप जाता है डायरेक्ट बच्चे। तो इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं यदि एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ते हैं। और एनसीईआरटी से बेहतर तो कहीं और लिखा ही नहीं रहता है। जो दूसरा भी आप साइड बुक चाहे लक्ष्मीसर सिंह, मंजीत कौर का पढ़ते होंगे, एस सन वगैरह, या कोई और किताब पढ़ते होंगे अलग अलग बच्चे, तो वो सब एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन किए रहते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा भी डाल देते हैं जो आपके काम का नहीं रहता बच्चे। लेकिन एनसीईआरटी में जितना है सारा आपका काम का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को, एक एक शब्द को बच्चे, एक एक सेंटेंस को, सभी चीज़ को हिंदी में समझाएंगे हम। ये चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मतलब एलिमेंट का मतलब तत्व, जो पढ़े होंगे क्लास 9th में। एलिमेंट के बारे में वहाँ अच्छे से बताया गया है। आपका नाम, एटॉमिक नंबर सब वहीं आपको याद करवा दिया जाता है। ठीक, उसी को कैसे क्लासीफाई करेंगे पीरियड्स में, आवर्त में। ठीक, तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। जो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो 118 एलिमेंट के बारे में बच्चे पढ़े हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इन सब को तो किस प्रकार से क्लासीफाई किया गया था शुरुआती दिनों में जब इसका डिस्कवरी हो रहा था, उसी सब चीज़ों को, उसी सब प्रोसेस को हम पढ़ना है। और कौन कौन साइंटिस्ट इसमें अपना योगदान दिए हैं बच्चे, उन सब के बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ देगा, चाहे मेंडली पर हो, डोवर्नियर ट्राइड पर हो सकता है, न्यूलन ऑक्टेव रूल पर पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। और वैसे भी क्लास 11th में या 12th में यदि आप बीएससी साइंस लेते हैं बच्चे, 11th-12th में साइंस लेके पढ़ाई करते हैं आगे, तो वहाँ तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इसी पर बेस्ड ही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसी पर बेस्ड ही है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर। जिस बच्चे को इस चैप्टर की जानकारी नहीं होगा वहाँ दिक्कत हो जाएगा। ओके, और फ्यूचर में भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं बच्चे, तो वहाँ तो पूछा ही जाता है। क्लास 10th तक का जो बेसिक साइंस है वो सभी बच्चे के लिए कॉमन है, सभी बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो क्लास 10 तक का नॉलेज आपको होना चाहिए, साइंस का और सब्जेक्ट का भी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बाद में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तो यहीं पर एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया जाए। ओके, तो आइए हम क्लास चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इससे पहले हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और चैप्टर 6 जो है लाइफ प्रोसेस, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बच्चे, और बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, दोनों पढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, यदि आप देखना चाहते हो वहाँ भी देख सकते हैं। ओके, कोई क्वेरी हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इन क्लास 9 वी हैव लर्नड दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। करेक्ट, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मैटर हमारे आसपास जो भी है बच्चों, सब क्या है, मैटर है। मैटर मतलब क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, जो कुछ स्पेस ला रहा हो, जिसमें कुछ मास हो, उसी को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो वी हैव लर्नड दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म एलिमेंट। जो कुछ मैटर है हमारे आसपास वो एलिमेंट के फॉर्म में, तत्व के फॉर्म में मौजूद है। हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास जो है मैटर एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है। कुछ एलिमेंट में है, कुछ कंपाउंड के रूप में है। एंड मिक्सचर एंड द एलिमेंट कंटेन्स, कहने का मतलब कुछ तत्व के रूप में है बच्चे, एलिमेंट के फॉर्म में है जो मैटर है, कुछ कंपाउंड के रूप में है, यौगिक के रूप में है, और कुछ दोनों का मिक्सचर है, कंपाउंड है, एलिमेंट है। ओके, द एलिमेंट कंटेन एटम्स ऑफ ओनली वन टाइप। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एलिमेंट जो होता है बच्चे, उसमें क्या होता है, कोई एक एलिमेंट है। जैसे सोडियम का एलिमेंट है बच्चे, सोडियम का एलिमेंट है सोडियम। सोडियम जानते हैं उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और सिंबल क्या है, Na। सोडियम का सिंबल क्या है, Na है। तो सोडियम का जो भी एलिमेंट है उसमें सिर्फ सोडियम का ही एटम होगा बच्चे, सिर्फ Na ही होगा, Na ही होगा। कोई भी एलिमेंट हो उसमें एक ही प्रकार का एटम होता है, चाहे सोडियम हो, कैल्शियम हो, पोटासियम हो, सब में उसी का एटम होगा। सोडियम में कैल्शियम का एटम नहीं हो सकता है। ओके, तो ये हमें बता रहा है। डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नॉन टिल डेट। क्या आप जानते हैं कि अभी तक हमने कितने एलिमेंट को खोजा गया है। तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट आर नॉन टू अस। मतलब हम लोग के जानकारी में जो क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बच्चे, उसमें 118 एलिमेंट के बारे में बता रहा है। वैसे 120 डिस्कवरी हो चुका है।
तो 118 आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस आप उतना ही जाने। तो कह रहा है कि अभी तक हमारे नॉलेज में 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। ऑल दीज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। 118 है तो 118 अलग है बच्चे, कोई एक दूसरे के जैसे नहीं है, मतलब सभी का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अलग तो है ही। हाँ, कुछ रिजेंबल कर सकता है, सब सिमिलरिटी तो होता ही है, उस हम आगे देखेंगे। आउट ऑफ दीज 118, उस सभी 118 में क्या है बच्चे, 94 आर नेचुरली अकरिंग, जो 94 है नेचुरली मतलब नेचर में अपने आप मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जो 20 बच गया, इसके अलावा जो बच्चे आपको बच गए 98 आर नेचुरली अकरिंग, और इसके बाद जो 20 बच गया है 98 होना चाहिए बच्चे, यहाँ 94 लिखा हुआ है, 98 नेचुरली अकरिंग है, और जो 20 है इसके अलावा वो क्या है तो मैन मेड है। मतलब जो भी 190 नेचुरली अकरिंग के अलावा जो भी बच गया वो क्या है मैन मेड, मतलब साइंटिस्ट ने लैब में उसको खुद से बनाया है। एज डिफरेंट एलिमेंट वे डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। जैसे जैसे नया नया एलिमेंट डिस्कवर होते गया तो वैज्ञानिक ने क्या किया, उनके बारे में उनका प्रॉपर्टीज, उस सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टीज मतलब का इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। They found it difficult to organize all that was known about the element. They started looking for some pattern in their properties on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. वे चाहते थे कि कुछ न कुछ समय एक पैटर्न मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टीज उनका जो सिमिलर हो जाए, ताकि हम एक को पढ़ लें और उसी का जैसा जो अगर मान लीजिए किसी और का प्रॉपर्टी होगा तो हम कह देंगे कि हाँ उसका भी जो उसमें जो प्रॉपर्टीज वगैरह होगा सब उसी के जैसे है। जैसे जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे और पीरियडिक टेबल देखे भी होंगे तो ग्रुप वन कितना 18 ग्रुप है बच्चे, तो 1 2 से लेके जो 18 तक ग्रुप है बच्चे, उसमें जो ग्रुप 1 वाले में जितना भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, सभी का लगभग प्रॉपर्टीज लगभग क्या है तो सेम है। ओके, फिर ग्रुप 2 में देख सकते हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इन सभी का बहुत सारा प्रॉपर्टीज सेम ही है। तो जो प्रॉपर्टीज बेरिलियम का होगा वही लगभग मैग्नीशियम का भी होगा, वही लगभग कैल्शियम का ही होगा, क्योंकि एक ग्रुप में है। तो साइंटिस्ट कुछ ऐसा ही चाह रहे थे, लेकिन शुरुआती दिनों में तो ये तो बाद में हुआ है, शुरुआती दिनों में तो ऐसा कुछ था नहीं। तो वो कुछ ऐसा डिस्कवरी कर रहे थे, जैसे जैसे नया नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा था उनका सभी को प्रॉपर्टी का स्टडी कर रहे थे कि किससे किससे रिजेंबल करता है, ताकि उसको एक में रखें, क्योंकि 118 एलिमेंट है बच्चे, सभी को स्टडी करना अलग अलग रूप से थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। आगे देखते हैं, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चॉइस। मेकिंग ऑर्डर मतलब क्या है, व्यवस्थित करना। मेकिंग ऑर्डर मतलब एक जैसे बनाना, व्यवस्थित करना। आउट ऑफ चॉइस, चॉइस मतलब कि अव्यवस्थित, जो भी अव्यवस्थित था अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। जो शुरुआती लेवल में क्या था तो सब अव्यवस्थित था, मतलब कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, हाइड्रोजन डिस्कवर्ड हुआ, हीलियम डिस्कवर्ड हुआ, नाइट्रोजन, सल्फर, तो सभी अव्यवस्थित था कि सब अलग अलग है। हमको ये नहीं पता चल रहा था कि कौन किसको किसके बाद रखे, किसको किससे पहले रखे, किसका प्रॉपर्टीज किससे रिजेंबल करता है, तो सब क्या था अव्यवस्थित था। सभी को व्यवस्थित किया गया। उसमें क्या क्या, अर्ली अटेम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब तत्वों के वर्गीकरण के लिए जो शुरुआती जो कोशिश किया गया उसके बारे में देखते हैं क्या क्या किया गया है। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बीइंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। हम लोग ने सीखा है कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है उसको कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे हम अलग कर सकते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे क्लासीफाई करना है, कैसे अलग अलग करना है बच्चे। कुछ प्रॉपर्टी, लिविंग मतलब क्या, जो चल सकता है, जो खाना खाता हो, जो बढ़ता हो, ग्रोथ करता हो, ओके वे लिविंग है। नॉन लिविंग क्या, जो चल नहीं सकता है, जिसमें ग्रोथ ना हो, जो सांस नहीं लेता हो। तो ये प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम दोनों को अलग करते हैं। तो ये सब हम सीख चुके हैं। इवन इन द अदर सिचुएशन वी कम अक्रॉस इंस्टांसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल इन ए शॉप आर कीप्ड टुगेदर एट वन प्लेस वाइल बिस्किट आर कीप्ड टुगेदर एल्सवेयर। जैसे आप शॉप में किसी दुकान में जाते होंगे बच्चे तो देखते होंगे जो साबुन है, सोप मतलब क्या, साबुन को साबुन के साथ ही रखा जाता है, बिस्किट को बिस्किट के साथ रखा जाता है। इवन एमोंग, और उसमें से भी जो बाथिंग सोप है उसको बाथिंग सोप के साथ रखा जाता है, जो वॉशिंग सोप है, धोने का सोप है, उसको वॉशिंग सोप के साथ रखा जाता है। बच्चे सोप में भी क्लासिफिकेशन हो गया बच्चे, कौन वॉशिंग सोप है, कौन बाथिंग सोप है, ठीक। दोनों को अलग अलग स्टैक किया जाता है, मतलब रखा जाता है। Similarly, scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of choice. इसी प्रकार वैज्ञानिक ने भी जो अव्यवस्थित एलिमेंट था, अव्यवस्थित जो नया नया डिस्कवर हो रहा था, उसको साइंटिस्ट के दिमाग में आ ही नहीं रहा था कि किस प्रकार से हम दोनों को एक जगह से रखें,
अरेंज किस प्रकार से करें, तो वो क्या किए, कुछ प्रॉपर्टी ढूंढना स्टार्ट किए कि चलो भाई देख लेते कि हाइड्रोजन का क्या प्रॉपर्टी है, हीलियम का क्या प्रॉपर्टी है, क्या दोनों आपस में रिजेंबल करता है, आपस में यदि रिजेंबल करता होगा तो देखेंगे। या वो एटॉमिक मास, सबसे बड़ी जो चीज़ आगे पढ़ेंगे बच्चे एटॉमिक मास के बारे में। उसने क्या किया, एटॉमिक मास निकालना शुरू कर दिया। एटॉमिक मास, हाँ हाइड्रोजन का मान लीजिए जैसे 1 है तो हीलियम का कितना होगा, 2 है, तो हाइड्रोजन हीलियम को अलग अलग रख दिया। तो ये कुछ सही तरीके थे जिससे वो व्यवस्थित करने लगे। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नॉन एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जो शुरुआती स्तर पर जो कोशिश किया गया एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, वर्गीकरण करने का, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलो मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड कर देते हैं। जो भी एलिमेंट मिलता था उसको एक को किसी को मेटल में रख दिया था, किसी को नॉन मेटल में। मेटल का प्रॉपर्टी मतलब क्या, जो मैग्नेट से आराम से चिपक जाते थे, अट्रैक्ट करते थे मैग्नेट को, उसको मेटल मान लेता था, और जो मैग्नेट से नहीं चिपकते उसको नॉन मेटल मान लेते थे। तो इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, इसको ध्यान रखें, अंडरलाइन कर ले। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नॉन एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल। मतलब जो सबसे पहला कोशिश किया गया था एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, तो बस जो भी नॉन एलिमेंट था उसमें तक, तो मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे उसको अलग करते थे। जो मेटल्स जो अट्रैक्ट कर जाए उसको मेटल में रखा, जो जो आपस में अट्रैक्ट नहीं करता उसको नॉन मेटल में रख देता था। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वे ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज्ड। बाद में फिर क्लासिफिकेशन हुआ, जैसे जैसे नॉलेज मतलब साइंटिस्ट का एलिमेंट के प्रति नॉलेज बढ़ा, तो फिर जो है और नया नया क्लासिफिकेशन करने का तरीका उन्होंने ढूंढा। ठीक, आप देखते हैं डोवेर्नियर ट्राइड एक साइंटिस्ट का नाम है डोवेर्नियर। उन्होंने क्या दिमाग लगाया सो देखते हैं, मतलब एलिमेंट को अलग अलग करने का, क्लासिफिकेशन करने का देखते हैं बच्चों। इन द ईयर 1817 जोहान वॉल्फगैंग डोवेर्नियर अ जर्मन केमिस्ट, साइंटिस्ट को ध्यान रखिए बच्चे कहाँ का है, उसका कंट्री नेम कभी पूछ देता है। तो ये जो जॉन वॉल्फगैंग डोवेर्नियर था, एक जर्मन केमिस्ट थे। ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। उन्होंने क्या किया, यही एलिमेंट को जो भी तत्व उसमें डिस्कवर्ड हो गया था उसको सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप, देखा कि प्रॉपर्टीज किसका क्या समान है, किसका किसका प्रॉपर्टीज सिमिलर है, एक जैसा है, उसको एक ग्रुप में रखने का कोशिश किया उन्होंने। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप हैविंग देयर 3 एलिमेंट ईच। उन्होंने जब ये स्टार्टिंग किया ये ग्रुपिंग करने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि एक ग्रुप में उनको 3 एलिमेंट मतलब एक साथ रखा जा रहा था, मतलब तीनों का प्रॉपर्टी सेम मिल रहा था एक ग्रुप में। सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप ट्राइड, इसलिए उन्होंने उस ग्रुप को क्या करना शुरू किया, ट्राइड, जिसमें 3 एलिमेंट मिल जाता था, तीनों का प्रॉपर्टी आपस में सेम होता था, उसको इन्होंने ट्राइड कह दिया, मतलब त्रिक कह दिया। इसको हिंदी में डोवेर्नियर का त्रिक भी कहते हैं। डोवेर्नियर शो दैट व्हेन द 3 एलिमेंट इन अ triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 element। डोवेर्नियर क्या देखा, डोवेर्नियर ने ऑब्जर्व किया कि जब 3 एलिमेंट को वो एक साथ रखता है ग्रुप में, तो जो एटॉमिक मास होता है बच्चे मिडिल वाले का, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। जिस तीनों को वो एक ग्रुप में रखा था उसमें ये ऑब्जर्व किया कि बीच वाले का जो एलिमेंट है, बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, वो अपने दोनों जो बीच वाले के अलावा जो पहला और तीसरा है बच्चे, पहला तीसरा का क्या है, तो एवरेज एटॉमिक मास है। ये भी आप इसको हम आपको बताएंगे करके, एग्जांपल दिया हुआ देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल टेक द ट्राइड कंसिस्टिंग ऑफ लिथियम। मान लेते हैं एक ट्राइड लेते हैं, एक त्रिक लेते हैं जिसमें क्या क्या है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। डोवेर्नियर ने क्या किया, एक ट्राइड में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा विथ रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेज सबका उसमें पता चल गया था। लिथियम का है 6.9, सोडियम का है 23 और पोटेशियम का है 39। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड सोडियम। लिथियम सोडियम पहला तीसरा एलिमेंट हुआ बच्चे, देखते हैं ट्राइड में क्या क्या लिया था, लिथियम लिया था, सोडियम लिया था और पोटेशियम लिया था। लिथियम का एटॉमिक मास आपको कितना दिया है 6.9, एनसीईआरटी देखे आराम से। सोडियम का दिया है 23 और पोटेशियम का दिया है 39। तो डोवेर्नियर ने क्या बोला कि जो मिडिल वाले का है, ट्राइड में कोई भी ट्राइड है, ट्राइड में जो मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास है बच्चे, मिडिल वाले का एटॉमिक मास है, ये फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है, करके देख सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे फर्स्ट थर्ड का, तो फर्स्ट थर्ड को जोड़ दे बच्चे, एवरेज कैसे निकालते, जितना क्वांटिटी है सबको ऐड कर दे, डिवाइड कर दे नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 39 6 45.9
डिवाइडेड बाई 2, क्वांटिटी कितना है 2 है तो 2 से डिवाइड कर दें, ये अप्रॉक्स आ जाएगा कितना 23। तो जब हम फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो आता है 23, जो किसके बराबर है, जो बराबर है बीच वाले का। यही डोवर्नियर ने बताया था बच्चे, 2-4 के लिए बताया था तो ये थोड़ा फेमस हो गया, अभी तक इसको पढ़ा जाता है। गिवन बिलो आर सम ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, दीज एलिमेंट आर अरेंज्ड डाउनवर्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कैन यू फाइंड आउट विच ऑफ दिस ग्रुप फॉर्म डोवर्नियर ट्रायड। कुछ आपको ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप ABCD, ग्रुप ए है, ग्रुप ए उसका एटॉमिक मास दिया है, ग्रुप बी इसका एटॉमिक मास दिया है, ग्रुप सी इसका एटॉमिक मास दिया है, सभी का एटॉमिक मास दे दिया है बच्चे, सभी ग्रुप का। बताना है कि कौन डोवर्नियर ट्रायड को फॉलो करता है, तो आप खुद से करें, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। क्या करना है, जैसे ग्रुप ए में देखिए बच्चे, ग्रुप ए में आप नाइट्रोजन और ये है एस, किसको कहते हैं, एस है आपका आर्सेनिक, एस क्या है बच्चे आर्सेनिक है। तो नाइट्रोजन और आर्सेनिक का आपको एटॉमिक मास दे दिया बच्चे, दोनों को ऐड करें, ऐड करके 2 से डिवाइड करें, देखें 31 के आसपास आता है या नहीं आता है। तो देखेंगे बच्चे ये 31 के आसपास नहीं आता है, तो ये डोवर्नियर ट्रायड को फॉलो नहीं करता है। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम इसको ऐड करके देखेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, ये फॉलो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको भी तीनों को फर्स्ट और थर्ड वाले को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चे 79.9 के आसपास आ जाएगा। हल्का नीचे ऊपर तो होगा लेकिन अप्रॉक्स में आ जाता है, इसका मतलब ये दोनों फॉलो करता है डोवर्नियर ट्रायड को। तो करने के बाद यू विल फाइंड दैट ग्रुप बी एंड सी फॉर्म डोवर्नियर ट्रायड। जो बी और सी ग्रुप है बच्चे, जिसमें आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, और सी ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये डोवर्नियर ट्रायड फॉर्म करता है, बनाता है। डोवर्नियर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड, डोवर्नियर 3 ही ट्रायड ढूंढ पाया फ्रॉम द एलिमेंट नॉन एट दैट टाइम। उस समय जितना भी एलिमेंट, कम ही एलिमेंट डिस्कवर था बच्चे, तो उस समय तक ये 3 ही एलिमेंट को, 3 ही डोवर्नियर ट्रायड ढूंढ पाया। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रायड वाज नॉट फाउंड बी यूजफुल, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि 118 एलिमेंट अब डिस्कवर हो चुका है। अगर वही रूल, डोवर्नियर का रूल अगर सब पर लगाते हैं तो बच्चे ये फॉलो नहीं कर पाता है। तो लेकिन शुरुआती स्तर पर जो हम पढ़ रहे हैं, शुरुआती स्तर पर डोवर्नियर ने कुछ काम किया था, तो इसलिए इसको पढ़ा जाता था। तो याद रखें, डोवर्नियर का ट्रायड क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ एलिमेंट दे देगा, आपको पूछेगा इसमें से कौन डोवर्नियर ट्रायड या नहीं है, तो आप आसानी से या तो याद रख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। ये ग्रुप 1 वाले हैं बच्चे, ग्रुप 1 एलिमेंट जो है, ग्रुप 1 वाले हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, हलीना की रूबिना से फरियाद, सो है। ग्रुप 2 वाला है ये बच्चे, बेटा मंगेकार, स्कूटर, बापराजी वाला, और ये तो आयोडीन फैमिली से, मतलब क्लोरीन फैमिली से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, तो फ्लोरीन को छोड़ के। यदि आपको पूरा पीरियोडिक टेबल नहीं याद है बच्चे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपको पूरा पीरियोडिक टेबल यहीं पर बच्चे 2 से 4 बार में आपको हम याद करा देंगे पूरा एलिमेंट। जैसे मुझे याद है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, फ्लोरीन के बाद नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मीनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। तो ऐसे ही बच्चे 118 भी आपको याद हम करा देंगे कुछ ट्रिक से। जैसे ग्रुप 1 का ट्रिक क्या है, तो हलीना की रूबिना से फरियाद। ग्रुप 2 जो एलिमेंट बच्चे, उसमें आपको जो एलिमेंट आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसका ट्रिक है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ग्रुप 13 देखें तो वहाँ ट्रिक है, उसमें आपका बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टेलुरियम है, उसका ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। कार्बन फैमिली का ट्रिक है कहे, शिवजी, सुने, पार्वती। नाइट्रोजन फैमिली का है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ऑक्सीजन फैमिली का है ओल्ड स्टाइल से टीपो। फ्लोरीन फैमिली का है फिर कल बाहर, INT। और नोबल गैस वाला है नहीं, अर्जुन, करण जैसा रणवीर। ये कुछ ट्रिक है बच्चे, यदि आपको नहीं पता है, आप चाहते हैं कि, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप याद करना चाहते हैं पूरा प्रेडिक्टेबल, तो बच्चे आसानी से हम आपको याद करवा देंगे। फिलहाल आगे देखते हैं, जॉन वोल्फगैंग डोवर्नियर, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जॉन वोल्फगैंग डोवर्नियर स्टडीड एज ए फार्मासिस्ट एट मुंचबर्ग इन जर्मनी एंड देन स्टडीड केमिस्ट्री एट स्ट्रासबर्ग। सबसे पहले उन्होंने मुंचबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का अध्ययन किया, फार्मासिस्ट का, फिर ये स्ट्रासबर्ग पढ़ने के लिए चले गए। इवेंचुअली ही बिकम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में ये प्रोफेसर बन गए केमिस्ट्री के। डोवर्नियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनियम एज कैटलिस्ट एंड डिस्कवर्ड सिमिलर ट्रायड ऑफ एलिमेंट विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। मतलब ये प्लेटिनियम में कुछ काम कर रहे थे कैटलिस्ट के रूप में, उसी समय उसको थोड़ा बहुत ये ट्रायड के बारे में जानकारी इकट्ठा हुई। ओके,
तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में एक तो हम लोग वो देखे थे कि अगर सबसे शुरुआती जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या था, तो मेटल नॉन मेटल के बेसिस पे। फिर साइंटिस्ट में बात करें तो डुवेर्नियर ट्रायड, 3 ट्रायड दिया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम का, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम का और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे यहाँ से। 11th में भी जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो यहीं से शुरुआत किया जाता है, डुवेर्नियर ट्रायड से ही शुरुआत किया जाता है। तो अच्छा होगा कि आप अभी से ही थोड़ा बहुत ध्यान रखें। आइए पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, मतलब न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। लॉ ऑफ ऑक्टेट का मतलब होता है अष्टक सिद्धांत। द अटेम्प्ट ऑफ डुवेर्नियर इनकरेज्ड अदर केमिस्ट टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेज। डुवेर्नियर का जो प्रयास था बच्चे, अटेम्प्ट उसका मतलब कोशिश था, डुवेर्नियर सबसे पहले कोशिश किया था, उन्हें इनकरेज किया, इनकरेज मतलब प्रोत्साहन किया, थोड़ा लोग और दूसरे लोगों का भी मनोबल बढ़ा कि भाई वो जब कोशिश कर सकता है एक एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, तो हम क्यों नहीं कर सके। तो वही है कि डुवेर्नियर का जो इनकरेज किया दूसरे और साइंटिस्ट को कि आप भाई इसको को रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेज, कि एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है उसके एटॉमिक मास से हम को रिलेट करके देखें। डुवेर्नियर भी तो यही किया था कि जो मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास है बच्चे, वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। ठीक, जो मिडिल वाले का जो एटॉमिक मास होता है डुवेर्नियर ट्रायड के अनुसार, वो अदर 2 एलिमेंट, ट्रायड में 3 था तो और दूसरे एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो एटॉमिक मास से ही कोरिलेट कर रहा था एलिमेंट को। तो दूसरा साइंटिस्ट ने भी खोजा कि चलो भाई हम भी एटॉमिक मास को उसके प्रॉपर्टीज से, एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से मैच करके देखते हैं, कहीं कुछ क्लासिफिकेशन हो जाए, वर्गीकरण हो जाए एलिमेंट का। इन 1886 जॉन न्यूलैंड एन इंग्लिश साइंटिस्ट, ध्यान रखेंगे बच्चे डुवेर्नियर कहाँ का था, डुवेर्नियर था जर्मन का, और ये न्यूलैंड के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं ये इंग्लिश साइंटिस्ट था, ब्रिटिश का था। अरेंज द देन नॉन एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, ये भी मतलब एलिमेंट को क्लासीफाई करने लगा, अरेंज करने लगा, किसके बेसिस पर, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। एटॉमिक मास लगभग सबका पता चल गया था, जो भी एलिमेंट उसमें डिस्कवर हुआ था एटॉमिक मास आसानी से निकाला जा सकता था। तो भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज के बेसिस पे सबको अरेंज करना स्टार्ट किए। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोएस्ट एटॉमिक मासेज हाइड्रोजन एंड एंडेड एट थोरियम विच वाज द 56th एलिमेंट। उन्होंने हाइड्रोजन से लेके बचे थोरियम तक, जो 56th एटॉमिक नंबर है, उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया, मतलब अरेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन का लोएस्ट एटॉमिक मासेज 1 होता है, थोरियम उस समय तक डिस्कवर था 56 एलिमेंट तक, तो उसको अंत में रखा है एटॉमिक मास के बेसिस पे। जब इसने 1 से लेके 56 तक एलिमेंट को मतलब अरेंज कर लिया, तब क्या देखा, ही फाउंड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट। जैसे ही इसने 56 तक क्लासीफाई किया, अरेंज किया एलिमेंट को, उन्होंने देखा कि जो प्रत्येक 8वां एलिमेंट है बच्चे, प्रत्येक 8वां एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से मैच करता है। प्रत्येक 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से, उसके पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से रिजेंबल करता है। ओके, ही कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। इसका तुलना उन्होंने किसके किया, तो जो म्यूजिक में भी ऑक्टेव मिलता है, अष्टक मिलता है, उससे इसका तुलना किया, क्योंकि 8वां एलिमेंट पर जाके रिपीट हो रहा था, 8 एलिमेंट जाने के बाद प्रॉपर्टीज ऐसे ही रिपीट हो रहा था, तो उन्होंने इसको म्यूजिक के 8 में से मतलब रिजेंबल करके देखा। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। देयरफॉर ही कॉल्ड इट द लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसलिए उसने इसको अष्टक का सिद्धांत बोला। इट इज़ नॉन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वेयर फाउंड टू बी द सेम। न्यूलैंड के अष्टक में, न्यूलैंड का जो अष्टक में बचे, वो सोडियम और लिथियम का प्रॉपर्टीज सेम था, क्योंकि एक 8वें नंबर पे आता था। सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम, सोडियम लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट था, जो इसके जिस प्रकार से ये अरेंजमेंट किया हुआ था, इसलिए इसका प्रॉपर्टी रिजेंबल करता था। उसी प्रकार सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, बेरिलियम और मैग्नीशियम का भी प्रॉपर्टीज आपस में मैच करता था, क्योंकि 8 के बाद वो आ जाता था। ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव इज गिवन इन टेबल 5.3। न्यूलैंड का ऑक्टेव का जो बच्चे टेबल दिया हुआ है 5.3 में। तो न्यूलैंड ने जो कुछ काम किया था, 56 एलिमेंट तब तक डिस्कवर हो चुका था, ये थोड़ा बहुत हाँ काम का चीज़ था। और ये अभी भी देखा गया है कि सोडियम, जो लिथियम और सोडियम बच्चे एक ही ग्रुप में है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एक ही ग्रुप में है। तो इन्होंने जो भी काम किया था, ये आगे जो साइंटिस्ट था, ये डुवेर्नियर, उसके बाद न्यूलैंड, उसका जो भी आएंगे पढ़ेंगे हम मेंडलीव के बारे में, तो ये सब जो अपना आगे वाला अपने पीछे वाले को थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करता था अच्छे से, और पीछे वाला भी अच्छा काम किया था बच्चे, इसी को देख के आगे वाला हल्का फल्का और दिमाग लगाया, और आज आपके पास पीरियडिक टेबल मौजूद है 118 एलिमेंट का। तो ये न्यूलैंड का ऑक्टेव है, देख सकते हैं आप। लेकिन इसमें एक गड़बड़ था बच्चे
ये एक ही ग्रुप में दो दो एलिमेंट को पुट कर देता था, रख देता था, जो इसके लिए थोड़ा बहुत इसका लिमिटेशन हो गया, गड़बड़ हो गया इसको, ये करने में ये थोड़ा बहुत फेल हो गया। थोड़ा म्यूजिकल देख लेते हैं। आर यू फेमिलियर विथ म्यूजिकल नोट्स? क्या आप म्यूजिकल नोट्स से फेमिलियर हैं? देखिए, इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक, आप भी अपना एनसीईआरटी देखते रहे बच्चे। इन द इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक देयर आर 7 म्यूजिकल नोट्स। अगर इंडियन म्यूजिकल सिस्टम देखें तो वहाँ 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। कौन कौन? तो सारे गामा पाधा नी, पाधा नी होता है बच्चा। नी के बाद फिर से वही सारे गामा शुरू हो जाता है, ठीक। इन द वेस्ट, अगर पश्चिम के देशों में, अमेरिका वगैरह के देशों में देखें तो दे यूज़ द नोटेशंस, वहाँ जो नोटेशंस का यूज होता है वो क्या क्या है? डो रे मी फा सो ला टी। These the notes in scale are separated by whole and half step frequency interval of tones and semitones. A musician uses these notes for composing the music of a song. Naturally, there must be some repetition of notes. Every eighth note is similar to the first note and the first note of the next scale. ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न कंट्री हो या जो इंडियन कंट्री हो, वहाँ अलग अलग दोनों का नोट सब बच्चे। हमारे यहाँ सारे गामा पा धा नी, अब फिर से वही सारे गामा शुरू हो जाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्री में वहाँ भी है डो रे मी फा सो ला ली टी। तो ये जो नोट्स है, एक के बाद जो 8वां एलिमेंट है, ये 8वां जो नोट्स आता है वो पहले से रिजम्बल करता है। तो इसी को देख के न्यूलैंड ने भी अपना अष्टक का सिद्धांत दिया कि एक एलिमेंट के बाद जो उसका 8वां एलिमेंट आता है उसका प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करता था। ओके, न्यूलैंड का कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। आइए बच्चों, न्यूलैंड के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ऐसा देखा गया कि न्यूलैंड का जो अष्टक का सिद्धांत था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एर्थ एलिमेंट डिड नॉट पॉजेज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। कैल्शियम के बाद जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट से, 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से रिजम्बल नहीं किया। ये आप मॉडर्न पीरियडिक क्लासिफिकेशन जो आप देखेंगे, मॉडर्न पीरियडिक टेबल बच्चे, वहाँ पर आसानी से इसको पा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था, लॉ ऑफ ऑक्टेट था, वो कैल्शियम तक ही फॉलो हुआ अच्छे से, उसके बाद फॉलो नहीं हो पाया। इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। न्यूलैंड तो समझा कि अभी तक तो 56 एलिमेंट ही डिस्कवर्ड हुआ है, तो नेचर में इतना ही एलिमेंट होगा जितना वो अरेंज कर पाया। लेकिन बाद में इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट, आप जानते हैं कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुका है, जिसमें नेचुरल भी है और मैन मेड भी है। तो न्यूलैंड के अनुसार से 56 एलिमेंट भी है जितना वो कर पाया। लेकिन बहुत सारा जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ बाद में, उसको न्यूलैंड के अगर ऑक्टेट के सिद्धांत पर रखते हैं, ऑक्टेट लॉ पर रखते हैं, तो वो उस पर मैच नहीं करता है, अरेंज नहीं हो पाता है। एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। न्यूलैंड का ऐसा मानना था कि इसके बाद भविष्य में हो सकता है एलिमेंट का डिस्कवरी ना हो। बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट वे डिस्कवर्ड हुज प्रॉपर्टी डिड नॉट फिट इनटू द लॉ ऑफ ऑक्टेट। लेकिन भविष्य में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए जो न्यूलैंड के ऑक्टेट पर फिट नहीं हो पाए। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इनटू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। न्यूलैंड ने क्या किया, गड़बड़ी क्या कर दिया कि वो अपने ऑक्टेट में फिट करने के लिए बच्चे कभी कोई तो दो एलिमेंट को, जो हम देख लिए थे पहले भी देखे थे, कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया था, सीरियम और लेंथेनम को एक साथ रख दिया था। तो मतलब चाहे अपने लॉ में, अपने लॉ को मतलब वायलेट ना होने दे, मतलब लॉ को ट्रू करने के लिए दो एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रख दिया, जो कि गड़बड़ है। आप 5.3 टेबल में देख सकते हैं, जो ग्रुप सार वाला ग्रुप है कोबाल्ट और निकल को एक में रख दिया है, और माँ वाला ग्रुप है उसको भी सीरियम और लेंथेनम को एक ही साथ रख दिया है। Note that cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ ही रख दिया गया है, which has very different property, जिसका प्रॉपर्टीज ही अलग है। आप अभी भी जानते होंगे बच्चे, फ्लोरीन, क्लोरीन का प्रॉपर्टी जो कोबाल्ट निकल क्या है, मेटल है, और फ्लोरीन, क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, ठीक। तो दोनों का प्रॉपर्टीज ही अलग है, दोनों को एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये न्यूलैंड का लिमिटेशंस मतलब गड़बड़ हो गया, न्यूलैंड यहाँ पर फेल हो गया। Iron, which resemble cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. With the discovery of these novel gases, the law of octet become irrelevant. लेकिन जैसे ही नोबल गैसेस का, इनर्ट गैसेस बचे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन का जो डिस्कवरी हुआ, तो ये एकदम फेल हो गया। तब ये तो काम ही नहीं कर पाया, ठीक, क्योंकि 8वां पर एलिमेंट वही आ जाता था, तो ये फेल हो जाता था। तो न्यूलैंड थोड़ा बहुत काम कर पाया कैल्शियम तक, उसके बाद ये फेल हो जा गया था। क्वेश्चंस है, डिड डुवर्नियर ट्राइड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव। क्या डुवर्नियर का ट्राइड न्यूलैंड के ऑक्टेव में फॉलो करता है? बिल्कुल करता है। लिथियम सोडियम बच्चे देख सकते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम जो डुवर्नियर ने बताया था वो न्यूलैंड में भी है।
बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के बारे में आप देखेंगे न्यूलैंड ने बताया था और डुवेर्नियर ने भी इसके बारे में बताया था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन के बारे में न्यूलैंड बताया था, लेकिन सॉरी डुवेर्नियर बताया था, लेकिन न्यूलैंड में ये फिट नहीं हो पा रहा है। तो कुछ फिट होता है, कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डुवेर्नियर क्लासिफिकेशन? डुवेर्नियर के क्लासिफिकेशन का लिमिटेशंस क्या था, कमियां क्या था बच्चे? तो ये बहुत कम तक डिस्कवर हो पाया था, बहुत कम को फॉलो करता है। जो अभी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसमें ये सब चीज़ काम नहीं करता है, तो ये लिमिटेशंस था। और न्यूलैंड का तो लिमिटेशन देख लिए कि 2 ही एलिमेंट को एक ग्रुप में रख दिया, जो कि और दोनों का प्रॉपर्टीज भी मैच नहीं करता है। ये बहुत बड़ा लिमिटेशंस था। और 56 एलिमेंट तक ही इन्होंने डिस्कवरी किया था और ये बोल दिया था कि आगे भविष्य में कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो ये भी न्यूलैंड का लिमिटेशंस है। आगे जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, मेंडलीव मेकिंग ऑर्डर ऑफ चॉइस, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। वही अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। मेंडलीव जो नया साइंटिस्ट है, अभी तक हम लोग डुवेर्नियर को पढ़ लिए, न्यूलैंड को पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियडिक टेबल। तो मेंडलीव बहुत सारा काम किया बच्चे, और इसी के बेसिस पे मतलब इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। पीरियडिक मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो आप पढ़ते हैं अभी, उसे मेंडलीव का जो थ्योरी दिया हुआ है उसी पर बेस्ड है। ओके, देखिए, इवन आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट, many scientists continue to search for pattern that correlated with the properties of element with their atomic masses। कराए, पहले तो डुवेर्नियर फेल कर गया, फिर न्यूलैंड फेल कर गया। इसके बाद जो बहुत सारा साइंटिस्ट आए सर, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, सब उन्होंने सभी ने खोजा कि क्या एटॉमिक मास से और एलिमेंट के प्रॉपर्टीज में कुछ रिलेशन है, कुछ को रिलेशन है, संबंध स्थापित होता है। अरेंज करने का सभी ने कोशिश किया। उसी में देखते हैं, द मेन क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग एलिमेंट गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। एलिमेंट को क्लासीफाई करने का, एलिमेंट को जो क्लासिफिकेशन करने का, वर्गीकरण का जो मेन जो क्रेडिट जाता है बच्चे, किसको? यही दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। शॉर्ट फॉर्म में नाम याद रख सकते हैं मेंडलीव। और दिमित्री तो टाइटल लगता है बच्चे, रसिया का जो भी होता है, रशियन आदमी में मैक्सिमम में क्या टाइटल लगता है? तो दिमित्री। जैसे हाल ही में बच्चे एक दिमित्री मुरातोव रशियन जो नोवेलिस्ट हैं, उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला है। तो दिमित्री नाम जहाँ भी सुने, पूछ सकता है किस देश से है, तो रूस से है, कह सकते हैं आप। तो ये भी मेंडलीव जो है रशियन केमिस्ट थे। ही वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल। जो अभी आप लोग पीरियडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है बनाने का, अरेंज करने का एलिमेंट को, वो इसी को जाता है। तत्वों के आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, मतलब जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, और उसका जो एटॉमिक मास से क्या रिलेशन है, और केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर भी व्यवस्थित किया है बच्चे। अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूल गुणधर्म, जो उसका प्रॉपर्टीज है, गुण, उसके बेसिस पे, और द एटॉमिक मास एंड ऑल्सो द सिमिलरिटी ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुण के समानता के आधार पर भी मतलब व्यवस्थित किया मेंडलीव। आगे देखते हैं मेंडलीव के बारे में बच्चे, उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ कहाँ से पढ़ा था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ लें, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क, जब मेंडलीव ने अपना काम करना शुरू किया, 63 एलिमेंट वेर नॉन, तब तक 63 एलिमेंट मतलब डिस्कवर हो चुका था। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या एग्जामिन करना शुरू किया, परीक्षण मतलब अध्ययन करना शुरू किया कि जो भी एलिमेंट है और उसका एटॉमिक मास और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन है। उसने इसमें कुछ न कुछ अरेंज करना शुरू कर दिया बच्चे, कि एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आपस में कैसे तीनों रिजेंबल हैं, आपस में कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। एमंग केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। करा है एमंगल केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंडलीव कंसंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब रासायनिक गुणधर्म में अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों को ऑक्सीजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान कंसंट्रेट किया। मतलब उन्होंने क्या देखा कि कौन कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाता है। उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान देना शुरू किया कि बहुत सारे एलिमेंट है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ अपना मतलब कंपाउंड बनाते हैं। उसने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही क्यों लिया। He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compound with most element। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया, इसलिए लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत सारे के साथ ये कंपाउंड आसानी से बना लेते हैं।
द फॉर्मूले ऑन द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फाउंड बाय एलिमेंट वेयर ट्रीटेड एज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है और हाइड्राइड ऑक्साइड का फॉर्मूला भी उन्होंने देखा ताकि ये उसके क्लासिफिकेशन में मदद कर सके। ही देन टुक 63 कार्ड एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट। 63 एलिमेंट उसमें डिस्कवर्ड हो चुका था बच्चे। क्या किया, ये 63 कार्ड लिया और 63 कार्ड पर सबका प्रॉपर्टीज लिख दिया, सभी एलिमेंट का बेसिक प्रॉपर्टी लिख दिया। उसके बाद देखा ही सॉर्टेड और दिस एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन्ड द कार्ड टुगेदर ऑन ए वॉल। देखा कि जिस दो एलिमेंट का प्रॉपर्टीज आपस में सेम, 2 या 4 एलिमेंट का आपस में प्रॉपर्टीज सेम है, सभी को एक साथ पिंच करके वॉल पर लगा देता था। ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट ए प्लेस इन द पीरियडिक टेबल एंड वेयर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज। उन्होंने देखा कि बहुत सारे एलिमेंट जैसे ही इसने सॉर्ट करना शुरू किया, छांटना शुरू किया प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तो एवरेज जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस बच्चे बहुत सारे एलिमेंट छट गया प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स ए पीरियडिक रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। देखा कि जैसे ही इसने अरेंज किया तो बहुत सारे एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो रीअकरेंस, पुनरावृत्ति होती है, वो भी इसको दिखना शुरू हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ Mendeleev formulated a periodic law which stated that the properties of element are the periodic function of their atomic masses। तो मेंडलीव जैसे ही इसको अरेंज करने लगा पीरियडिक लॉ के बेसिस पे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट का जो गुण है, तत्व का जो गुण है, द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज, वो उसके एटॉमिक मासेज का पीरियडिक फंक्शन है। मतलब एक निरंतर अंतराल के बाद वो रिपीट होता है। एटॉमिक मास जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसका प्रॉपर्टीज भी, एलिमेंट का प्रॉपर्टीज भी रिपीट करता है। मेंडलीव पीरियडिक टेबल कंटेन्स वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स। मेंडलीव का पीरियडिक टेबल जैसे आप देखेंगे बच्चे, उसमें जो वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम मतलब इस प्रकार का लाइन दिखेगा, उसको इसने क्या कहा, ग्रुप कहा। एंड द हॉरिजॉन्टल रॉज कॉल्ड पीरियड। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चे, इसको क्या कहा उसने, पीरियड कहा। हॉरिजॉन्टल रॉज को इसने पीरियड कहा और वर्टिकल लाइन को इसने क्या कहा, ग्रुप कहा। ओके, ये देख सकते हैं। देखिए बच्चे, मेंडलीव ने हाइड्राइड और ऑक्साइड हाइड्राइड के बेसिस पे फार्मूला वगैरह सब निकाल लिया और उससे ये पता कर लिया कि कौन हाइड्रोजन, किस में कितना हाइड्रोजन, किस में कितना ऑक्सीजन है। फार्मूला इसने तैयार कर लिया और इसके बेसिस पे उन्होंने क्लासीफाई करना शुरू कर दिया। ये लाइन देखिए बच्चे, ये लाइन जो हम अभी ड्रॉ कर रहे हैं, ये वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन के अंदर जो भी ग्रुप आता है इसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ये सब क्या है, ग्रुप है। 2 वर्टिकल लाइन के बीच का वाला एक ग्रुप होगा, 2 वर्टिकल लाइन के बीच वाला एक ग्रुप होगा, ठीक। और अब जो हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे, ये आपका पीरियड हो गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका पीरियड हो गया। ओके, जैसे अभी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बच्चे 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। मॉडर्न की हमने बात किया है। तो यहाँ तक हम देख लिए बच्चे। देखिए, ये जो अरेंज किया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ऐसा अभी भी कुछ ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रॉपर्टी इसी प्रकार से है बच्चे। सभी पूरा पीरियडिक टेबल हम आपको याद करा देंगे धीरे धीरे। जिससे हॉलिना की रुबीना से फरियाद, पहले वाला का आपको बताए थे ग्रुप 1 का। ग्रुप 2 का क्या ट्रिक है, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी, ये धीरे धीरे हम देखेंगे बच्चे आगे। तो यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट में लिखिएगा। व्हाट्सअप नंबर भी, आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं बच्चे। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं चैनल, ताकि वो भी कुछ पढ़ ले, पढ़ाई जारी रखे बच्चे। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। स्कूल कोचिंग भले ही बंद है, लेकिन ऑनलाइन भी कोशिश करें कि पढ़ते रहे। थोड़ा पढ़ के भी पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं आप। थोड़ा ही पढ़ें, एनसीईआरटी खुद से पढ़ें, जहाँ समझ में आए वहाँ तक आप वीडियो लेक्चर देखें। और एक एक लाइन को बच्चे हमने हिंदी में समझाया है। कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि वही मेंडलीव के समय में कितना एलिमेंट डिस्कवर हो गया था, न्यूलैंड के समय कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, डुवर्नियर में कौन कौन सा एलिमेंट था, न्यूलैंड का क्या लिमिटेशन है, डुवर्नियर का क्या लिमिटेशन है, ये सब क्वेश्चन बनेगा बोर्ड एग्जाम सब में भी। ओके बच्चे, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और लाइव प्रोसेस और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे बच्चे, वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।